हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, हिंदी साहित्य का नया बैच 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। जो बड़ी बात यह है कि आप सबके इतने सारे मैसेजेस आए कि सर इस बैच को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बैच की एक्चुअल शुरुआत मार्च फर्स्ट वीक में ही करूंगा। ठीक है, मतलब लगभग 4, 5 या 6 मार्च के आसपास बैच की शुरुआत होगी। 10 से 11 मार्च तक बैच में एडमिशन होंगे, तो आप आराम से बैच में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इतना भी आराम नहीं कि लास्ट डेट भी उसकी निकल जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बैच शुरू हो रहा है नाटकों से। ठीक है, वो नाटक जो हमारी जिंदगी में रंग भरते हैं, वे नाटक जो हमको जिंदगी में ना आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। कई बार मैंने बहुत सारे नाटकों को लिखा भी है, बहुत सारे नाटकों को देखा भी है। लिखते समय, देखते समय जिस चीज का जो मैंने अनुभव किया वो ये कि आप खुद को कितना बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन ऐसा हो कि सामने वाला आपको सही तरीके से, सच्ची तरीके से समझ सके। यही हमने नाटकों में देखा। तो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के जो नाटक हैं, यानी कि हम बात करें भारत दुर्दशा की, हम बात करें स्कंदगुप्त की, हम बात करें आषाढ़ के एक दिन की, ये सभी नाटक अपने आप में श्रेष्ठ हैं, अपने अपने युग के श्रेष्ठ नाटक हैं। और निश्चित रूप से इन नाटकों को देख के, पढ़ के आपका साहित्य वर्धन तो होगा ही, ज्ञान वर्धन तो होगा ही। आप एक नए व्यक्तित्व के तौर पे माफ कीजिएगा, ठीक है, आप एक नए व्यक्ति के तौर पे उभर के सामने आएंगे। ठीक है, तो बात की जाए तो ये बैच की डिटेल्स हैं, पर मैं इस क्लास के ओवर होते होते मैं कुछ और विषयों पे बात करूंगा। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या कि कुछ स्पेशल फीचर्स आपको यहां पे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी कोर्सेज का प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री, इसके साथ में ये स्पेसिफिक हिंदी साहित्य के साथ आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं इस बैच के साथ में। जो दोनों बैचेस है, दोनों बैचेस की फी में भी बहुत डिफरेंसेस है, बहुत ही क्या कहते हैं, कम फी कर दी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा नाटकों की बात कर ली जाए। अगर तो बात की जाए नाटकों की, अगर तो वेस्ट में तो नाटकों को बहुत पहले से देखते हैं। आप सब शेक्सपियर के बारे में जानते होंगे, उनके नाटक को कितने सारी मूवीज बन चुकी हैं। हम सब ने मैकबेथ पे बनी मकबूल देखी, हमने कितनी सारी मूवीज देखी जो बड़े नाटकों पे बनी है। लेकिन अगर हम भारतीय नाटकों की बात करें तो कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो जाननी जरूरी है। जैसे अगर बात नाटक की जाए तो आधुनिक युग में हुआ नाटकों का विकास, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी बात मैं ये बताता चलूं कि एक बड़े समय तक पद्य ही प्रमुख विधा के रूप में आगे बढ़ा, गद्य विधा के रूप में आगे बढ़ा। जब हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जैसे विद्वानों को, जिन्होंने एक नई राह खोल दी साहित्यकारों के लिए। ठीक है, तो इसके पहले जो नाटक मिलते हैं वो या तो नाटकीय काव्य है या संस्कृत के अनुवाद मात्र हैं। नाम के ही नाटक हैं क्योंकि उनमें नाट्य कला के तत्वों को सर्वथा अभाव है। जैसे नेवाज का शाकुंतला, कविदेव का देव माया प्रपंच, हृदय राम का हनुमान नाटक, राजा जयफन सिंह का प्रबोध चंद्र, चंद्रोदय आदि, रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन। नाटक हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है जो लगभग 1700 ईस्वी में लिखा गया था। किंतु एक तो उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, दूसरा वह रामलीला की पद्धति पे है, अतः वह आधुनिक नाट्य कला से सर्वथा दूर है। वो जब यवनिका हटती है, मंचन शुरू होता है, सूत्रधार की आवाज आती है, इस तरह की चीजें इनमें नहीं थी। दूसरी बात, बहुत से, जैसे इस पे ब्रज भाषा की बात हुई, नाटकों का प्रमुख उद्भव तब बेहतर तरीके से देखा जाए, से भाषा की बात नहीं है, जब वो जनमानस की जो आम सामान्य भाषा है उससे जुड़े, और वो इस प्रकार से सामने पहुंचे कि वो जो देखने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसके मन को झंकृत कर सके। यहां पे जितने प्रयास हुए, उन सभी प्रयासों के लिए लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, हमने दिया भी, लेकिन वास्तविक अर्थों में ये नाटकों के पर्याय नहीं थे, इनको हम नाटक या प्लेस कहते हैं। ठीक है, 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुष नाटक लिखा। ठीक है, और उसको रंगमंच पे प्रस्तुत किया। इधर पारसी नाटक कंपनियां नृत्य संगीत प्रधान नाटकों को बड़े धूम धड़ाके से प्रस्तुत कर रही थी। जब मैं पारसी नाटक की बात करता हूं तो आपके ध्यान में नॉम नतेल याद आना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए कहा था ना कि न नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बेसिकली वो नॉम नतेल पारसी थिएटर ग्रुप का ऑनर था, और
कहावत कहां से कहां तक चली गई, ठीक है। तो जिससे सुरुचि संपन्न था, साहित्यिक गुणों के खोजी हिंदी साहित्यकार क्षुब्ध थे। इस सब से प्रेरित होकर भारतेंदु बाबू ने जनता की रुचि का परिष्कार करने के लिए स्वयं अनेक नाटक लिखे और अन्य लेखकों को नाट्य साहित्य की रचना के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो अगर हम इसके वर्गीकरण को देखें तो सबसे पहले भारतेंदु युगीन नाटक 1850 से 1900, आप पद्य में भी देखोगे तो भारतेंदु युग ही माना जाता है। तो ये वो काल था जो आउट एंड आउट भारतेंदु और उनके जो भारतेंदु मंडल के लेखक थे उन्होंने डोमिनेट किया, जो 1850 से 1900 का काल है। अब 1900 से लेकर 1920 का काल द्विवेदी युग है, जबकि आप पद्य में देखेंगे तो 1918 तक ही द्विवेदी युग आता है, ठीक है। 1920 से लेकर 1936 तक प्रसाद युगीन, क्योंकि फिर आपको पता है कि 1937 में प्रसाद जी की मृत्यु हो जाती है, और फिर प्रसादोत्तर युगीन नाटक 1937 से अब तक। अगर बात की जाए हिंदी साहित्य की तो ये यानी कि भारतेंदु युगीन नाटक में से भारत दुर्दशा, ठीक है, प्रसाद युगीन नाटक से स्कंदगुप्त जो उनका ही नाटक है, और प्रसादोत्तर युगीन नाटक से 1958 में लिखा गया था आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। तो ये 3 नाटक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में, जिनको आपको पढ़ना है। मैं ऑलरेडी भारत दुर्दशा पे एक वीडियो बना चुका हूं, मैं बहुत जल्दी स्कंदगुप्त पे वीडियो लेके आऊंगा, मैं बहुत जल्दी आषाढ़ के एक दिन पे वीडियो लेके आऊंगा। भारत दुर्दशा का जो वीडियो है उसको वापस से कोशिश करूंगा थोड़ा सा कुछ इवोल्यूशन के साथ, कुछ और चीजें, कुछ और एब्स्ट्रैक्ट डाल के उस वीडियो को लेके आऊं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से नाटकों को बांटा गया, ठीक है। अच्छा, जब मैं भारतेंदु युगीन नाटक की बात कर रहा था तो मैं आपको बताता चलूं कि जो सबसे बड़ी बात थी इस युग की और सबसे बड़ा अचीवमेंट था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जिस कारण उनको भारतेंदु की उपाधि भी दी जाती है, कि जो खड़ी बोली थी ना, खड़ी बोली को अनुमन्य तरीके से समाज में प्रस्तुत कराना, गद्य विधा की स्थापना, और ऐसी स्थापना कि उसके बाद गद्य ही एकदम ऊपर चले जाए, पद्य थोड़े पीछे हो जाए, इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और इस कारण हमेशा उनकी इज्जत होती है, हमेशा उनको माना जाता था, और हम देख सकते हैं कि पद्य और गद्य दोनों में बड़े युग उनके नाम पे रखे गए, ठीक है। तो जो यूपीएससी के सिलेबस में जो नाटक है भारत दुर्दशा, भारत हरिश्चंद्र, ये मेरे ख्याल से 1880 के आसपास लिखा गया था शायद, ठीक है। फिर स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद 1928 के आसपास लिखा गया था, ठीक है। एक मिनट, 1928 के आसपास लिखा गया था। और उसके बाद है आषाढ़ का एक दिन, जो 1958 के आसपास लिखा गया था। लेखकों का नाम इसमें लिखा हुआ है। इन नाटकों को पढ़ते समय मैं इस बात को तो ज़रूर आश्वस्त होकर कहता हूं कि जब आप इन नाटकों को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप एक उस अनुभव को खुद भी महसूस कर सकेंगे जो लेखकों ने, नाटक को रचने वालों ने रचते समय महसूस किया होगा। आषाढ़ के एक दिन के बहुत सारे प्लेस को मैंने देखा जब मैं यूथ कैटेगरी में कहलाया जाता था, जब मैं युवावस्था में था। तो वैसे बहुत से नाटक होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, ऐसे बहुत से नाटक होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, पर ऐसे कुछ ही नाटक होते हैं जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन उन नाटकों में से एक था, ठीक है। और भारत दुर्दशा शुरुआती नाटकों में से एक था। तो जो शुरुआती स्तर पे जो इवोल्यूशन देखा भारतीय साहित्य ने, शुरुआती स्तर में जो साहित्य में साम्राज्यवाद से दबे होने का जो सुर था, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो चिल्ला देना चाहता था, वो सभी चीजें आपको भारत दुर्दशा में दिखेंगी। और बाकी स्कंदगुप्त तो प्राचीन इतिहास के आधार पर लिखा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें यह भी बता के जाता है। अगर बात की जाए एक करके, तो भारत दुर्दशा 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना का पहला नाटक है। लोगों को इसने बताया कि भारत जो मेन किरदार है, जो मेन व्यक्ति, जो मेन केंद्र में है चित्र, वो है भारत का। और आप धीमे धीमे देखेंगे कि किसने भारत का गला घोटा, कैसे भारत मृत्यु को प्राप्त हुआ। खंजर खुद ही मारता है, पर उसकी बहुत सारी स्थितियां रहती हैं, वो इस नाटक में बताई गई है, ठीक है। इस नाटक को मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया। भारत का ही मानवीकरण हुआ है इसमें, ठीक है। भारतेंदु जी ने अपने इस नाटक को नाट्य रासक मानते हैं, अपने नाटक को, ठीक है। वीर, श्रृंगार और करुण रस पे आधारित है, ठीक है। आपको वीरता भी दिखेगी, श्रृंगार भी दिखेगा, और अंत में जब वो बहुत ही दारुण सी घटना होती है, जब वो खंजर मार लेता है भारत खुद को अपने। इसका मतलब क्या है कि
जब कहते हैं कि रोवई मिले आव सब बाई, भारत दुर्दशा देखी न जाई, जब ये बात भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं तो कहते हैं कि जो भारत की दुर्दशा है नहीं देखी जा रही है। भारत की दुर्दशा पे टीम भी बनती है, इंस्पेक्शन भी होता है, मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं पर भारत की दुर्दशा नहीं रुकती है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना को एक अलग प्रकार से उभारने का प्रयास किया गया था यहाँ पे, ठीक है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया हुआ है और भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने का आह्वान करते हैं कि भाई देख लो और कितने रसातल में जाओगे इस साम्राज्यवाद के साथ में, कहीं तो प्रतिकार करना पड़ेगा, कहीं तो आपको विरोध करना पड़ेगा। वो यहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रिटिश राज और भारत के आपसी कलह को इस दुर्दशा का कारण मानते हैं। आप जब नाटक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आप हिंदी लिटरेचर वैकल्पिक विषय, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ेंगे तो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे बिंदुओं पर पता चलता रहेगा, डिटेल आती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जिसकी हम लोग बात करेंगे, स्कंदगुप्त। 1928 में प्रकाशित ऐतिहासिक नाटक। गुप्त वंश के 455 से लेकर 466 जो हूण आक्रमण हुए थे ना, बेसिकली उस समय का ये वर्णन है। जो 11 वर्षों का वर्णन है इसमें, ये हूण आक्रमणों के समय का वर्णन है, ठीक है। इस नाटक में लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीति, संघर्ष, ठीक है, संघ होगा, ठीक है, संघर्ष, पारिवारिक कलह एवं षड्यंत्रों के का वर्णन किया हुआ है। साथ में स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमण 455 से लेकर हूण युद्ध की समाप्ति 466 तक की कहानी है। गुप्त राजवंश का समय 275 से 540 ईस्वी था। तो आप देख सकते हो कि जिस समय गुप्त राजवंश, स्कंदगुप्त के बारे में आप सबने बहुत बार पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, आपने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा होगा, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा होगा। जो गुप्त राजवंश था उसका बड़ा ही विशेष और महान इतिहास रहा, ठीक है। हालांकि जब हम गुप्त वंश को पढ़ते हैं तो गुप्त वंश के समय जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उन पे भी कुछ इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर हम वीरता की बात करें तो ये निश्चित तौर पे ये जो गुप्त वंश था वो वीरता का पर्याय था। पर इसके बनस्पत बहुत सारी और चीज़ों को, जैसे लिखा है ना, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, इन सब की बात वहाँ पे होती है। पारिवारिक कलह, षड्यंत्र, संघर्ष सब उसमें दिखाया जाता है। यह नाटक देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाट्य कृति है और आपके सिलेबस में है, जिस पे एक डिटेल वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगा, ठीक है। और नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है कि अधिकार सुख कितना मादक है और सारहीन है। अधिकार का सुख कितना मादक है और कितना सारहीन है, दोनों बातें कहते हैं कि मादक भी है और उसका कोई सार नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं उसका, ठीक है। नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन। बहुत, मुझे तो बहुत प्रिय है ये नाटक। नाटक की कहानी बहुत अगर शॉर्ट में बताऊं तो दिखा देता हूं, कहानी भी बता दूंगा, वैसे वीडियोस पे लेके आऊंगा, ठीक है। 1958 में प्रकाशित हुआ मोहन राकेश का यह प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है। मोहन राकेश के बहुत सारे उपन्यास हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। मोहन नाटक की कहानी बहुत अच्छी है जिनको आपको पढ़ना चाहिए। मोहन नाटक की एकांकी बड़ी फेमस है। उस एकांकी की अगर बात करूं तो अंडे के छिलके जरूर देखिएगा, बड़ी ही फनी सी एकांकी है, मजा आ जाता है उसको पढ़ के। ऐसे ही मोहन राकेश लहरों के, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा नाम, एक उपन्यास का, मैंने कुछ दिनों पहले उस पर एक प्रस्तुति देखी थी, अगर मिलेगी तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर करूंगा। बहुत शानदार प्रस्तुति थी। और मैं ये मानता हूं कि मोहन राकेश अगर भारत में आधुनिक नाटक का अगर कोई पर्याय है, ठीक है, तो मोहन राकेश निश्चित तौर पर, ठीक है। तो 1959 में इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1971 में मणिकौल के निर्देशन में इस पर आषाढ़ का एक दिन फिल्म भी बनी थी, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार का भी पुरस्कार मिला था, ठीक है। यह एक बिंबधर्मी प्रगीतात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब मेघ का ही है। यह नाटक कालिदास जी की कीर्ति और उन्हीं के जीवन पर आधारित है, ठीक है। एक मिनट इस पे आने से पहले कुछ चीजें बता दूं, चलो यहीं पे बता देता हूं इस वाले में, ठीक है। जो बात है कि कालिदास पे आधारित ये नॉवेल इस बात को बताता है कि जब वो मल्लिका से प्रेम करते हैं उस गांव में, फिर कालिदास चूंकि बड़े अच्छे लेखक थे, इनको बहुत जगहों से ऑफर आते हैं। एक ऑफर ऐसा होता है जो इनको बहुत ग्रेट बना देने की कोशिश करता है। मल्लिका कहती नहीं, तुमको जाना चाहिए। कालिदास भी चाहते थे आपको जाना चाहिए। कालिदास जब चले जाते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको खुद एक राजा की पदवी मिल जाती है। उसके बाद कालिदास की वहाँ पे शादी भी हो जाती है, जबकि मल्लिका जो उनके प्रेम में उसी गांव में रुकी हुई हैं उनको भूल जाते हैं। और
इस दौरान जो उनकी वाइफ है वो बहुत, जो नई वाइफ है, मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊंगा डिटेल में, तो बस शॉर्ट में समझ लीजिए। इनकी जो नई विवाहिता हैं वो हर कोशिश करती हैं कि कालिदास खुश रहें, सुख रहें, लेकिन जो मल्लिका का स्नेह है वो कभी नहीं मिल पाता है। इसी बीच जो मल्लिका है वो भी गांव में एक व्यक्ति के दबाव में आके, क्योंकि बहुत लंबे समय से अकेले भी रह रही थी, बहुत दिक्कतें भी थी, तो वो भी किसी के दबाव में आके ये उनके साथ प्रेम में चली जाती हैं। कालिदास जब अपने गाँव आते हैं, कोशिश करते हैं मल्लिका से मिलने की, जब उन्हें पता चलता है तो वापस वो चले जाते हैं। उनकी जो वाइफ है कालिदास की, वो बहुत कोशिश करती है कि बिल्कुल वैसा माहौल बना देने की, पर वो मल्लिका नहीं बन पाती हैं। और जो मल्लिका का जो दुख है, मल्लिका को सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाते देखने का जो दुख है वो वहां पे दिखाई देता है। और आपने अगर कालिदास को पढ़ा हो तो मेघदूत उनकी एक रचना है जिसमें वो मेघ को दूत बना के भेजते हैं। यहां पे भी चूंकि आषाढ़ की बात है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, तो श्रावण से महीने का पहले जो आषाढ़ होता है वहां पे भी बारिश बहुत होती है, और मेघों के द्वारा संदेश भेजने की, जो यहाँ पे मैंने बात बताई थी ना कि यहाँ पे लिखा है ना कि बिंब मेघ ही है, जो बिंब मेघ की बात हो रही है यहाँ पे, तो मेघ को ही बिंब बना के वहां पे आगे की बात की गई है इन नाटकों में। तो इन 3 नाटकों के साथ आपका सिलेबस शुरू हो रहा है, ठीक है। जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको ये कि जो हमारे हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय का जो कोर्स है वो बेसिकली 2 प्रकार का कोर्स है, जहां पे एक है गोल्ड और एक है प्लेटिनम, ठीक है। गोल्ड और प्लेटिनम की अगर बात की जाए तो गोल्ड का जो प्राइस है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे 12,999 रुपए है, ठीक है। तो ये 13,500 14,000 तक रहता था, जिसको 12,999 कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूं कि इस समय लर्निंग फेस्ट सेल चल रही है, ठीक है। लर्निंग फेस्ट सेल चल रही है, तो आप अगर यहाँ पे विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और ये 12,999 पे आपको गोल्ड मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रिपरेशन को चाहते हैं जहां पे आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान भंडार हो, रेगुलर आंसर राइटिंग सेशन हो, तो आपके पास प्लेटिनम भी है। 20,000 का था, इसमें 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये 17,999 का मिल रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहां पे भी आप अगर विकास लाइव कोड मिलाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और जो कुछ एक्स्ट्रा बातें जो इसमें बताने लायक है वो ये कि आपको इसके साथ एनसीईआरटी का पूरा कोर्स फ्री मिल रहा है, और साथ में आपको प्री की जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो खुद में 2,000 2,500 3,000 तक की आती है, ठीक है, वो आपको फ्री मिल रही है। ये अपने आप में ये बताता है कि आपके प्रीलिम्स को भी हम श्योर करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होगा तो फिर मेंस में आप कैसे जाएंगे। प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए न सिर्फ आपको एनसीईआरटी का कोर्स बल्कि प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है इस कोर्स के साथ में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप अगर विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको गोल्ड और प्लेटिनम दोनों में मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। नाटकों के साथ ये जो बैच शुरू हो रहा है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता इस बैच से जुड़ने का, क्योंकि ये जो प्लेटिनम के जो डिस्काउंट्स हैं ये अमूमन मिलते नहीं है, ये होते नहीं है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली 28 फरवरी के अराउंड तक रहेंगे, उससे आगे भी चल सकते हैं, लेकिन आप इस बैच को में जुड़ने के लिए देरी मत कीजिए, ठीक है। बहुत कम समय है आपके पास, अगर आपको जुड़ना है तो अभी आप studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये हिंदी साहित्य आपको मिल गया। और फिर उसके बाद अब यहां पे जब आप बाई नाउ पे जाएंगे, बाई नाउ पे जाएंगे और यहां पे देखिए करना क्या है, यहां पे जाके आप देखिए 2 कोर्सेज है, प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम 22,499 रुपए का मिल रहा है, लेकिन जब आप इस पे कोड लगाएंगे VIKASLIVE विकास लाइव, जब इस पे आप कोड लगाएंगे और इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये मात्र 17,999 में सीधे लगभग 5,500 रुपए की छूट उसमें मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही गोल्ड के साथ अगर आप गोल्ड को लेना चाहते हैं, चेंज ऑफर पे गए, यहाँ पे आप प्रोमो कोड पे आए, प्रोमो कोड आपने क्या लगाया, आपने प्रोमो कोड लगाया VIKASLIVE विकास लाइव प्रोमो कोड लगाया और अप्लाई करेंगे तो देखिए मात्र 12,999 में आपको गोल्ड में मिल रहा है। इसकी वैलिडिटी 30 मंथ है यानी 2.5 साल है, इसकी वैलिडिटी 18 मंथ है यानी 1.5 साल है। आपको तय करना है कि आप कैसे इस कोर्स को परस्यू करते हैं। मैंने आपको डिटेल्स बताई। नाटकों के साथ शुरू होने वाले इस बैच के साथ बहुत सारे फायदे हैं, देर मत कीजिए। अगर StudyIQ से जुड़ना है तो अभी जुड़िए हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से, ठीक है। और मैं आपको अपने टेलीग्राम का भी चैनल का भी लिंक देता जाऊं ताकि आप एक मिनट, आप अगर मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये
स्कैन करके भी इससे जुड़ सकते हैं। @ऑफिशियल विकास आप डालेंगे तो भी आप इसको स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। @ऑफिशियल विकास सर्च बॉक्स में डालेंगे तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी डिटेल बता दूंगा। और अगर आपको मेरी ईमेल आईडी चाहिए तो मैं मेल आईडी भी आपको दे दे रहा हूं, जहां पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी है vikas.singh@studyiq.com vikas.singh@studyiq.com। यहाँ पे आप मुझको मेल कर देंगे, मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आशा है आपसे मुलाकात होगी हिंदी साहित्य के बैच में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।